हेलो दोस्तों, एसएफआई दिल्ली के पेज पर आज हम लेनिन के जन्मदिन जो कि कल था, उनका 150वां जन्मदिन, उस मौके पर आज आपसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले महान लेनिन को मेरा सलाम, जो आज से 150 साल पहले रूस में, उस वक्त उसे रूस ही कहा जाता था, रूस में पैदा हुए थे और उन्होंने कुल 54 साल की ज़िंदगी जी और उस 54 साल की ज़िंदगी में यानी 21 जनवरी 1924 को उनका इंतकाल हो गया था और उस वक्त तक उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया था कि जिसका कोई मिसाल दुनिया में आज तक नहीं मिलती। माने दुनिया का सबसे पहला समाजवादी इनकलाब उन्होंने, अक्टूबर रेवोल्यूशन उसको कहते हैं, 1917 में करके दिखाया। जिस इनकलाब के बारे में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने बहुत पहले इसकी भविष्यवाणी ही की थी कि दुनिया में एक दिन समाजवादी इनकलाब आएगा, और उसके लिए उन्होंने किताबें तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। मार्क्स और एंगल्स की किताबें 50 वॉल्यूम में एक ज़माने में मॉस्को से छपी थी, जब तक सोवियत यूनियन ज़िंदा था, और जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया उसके बाद भी वो किताबें सब जगह मिल जा रही हैं। और आप चाहें तो उन किताबों को फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी किताबें, यानी मार्क्स की भी, एंगल्स की भी, लेनिन की भी। और वो शायद मार्क्सिस्ट.org से वेबसाइट पे आपको मिल जाती हैं। और तो मैं बात कर रहा था आपसे कि महान लेनिन को सल्यूट करते हुए आज हम उनके ही बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया में सबसे पहला समाजवादी इनकलाब लाया, वर्किंग क्लास का, जिसका आधार मजदूर जमात थी। और उस मजदूर जमात ने रशिया में सबसे पहला इनकलाब किया 1917 में। उस वक्त हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के सबसे मकबूल, सबसे हमारे महानतम इनकलाबी नौजवान भगत सिंह की उम्र 10 साल थी, मुश्किल से 1907 में वो पैदा हुए थे, तो 10 साल की उनकी उम्र थी। वो उस वक्त घर में ही, उनके घर में बहुत सारे रिसाले, मैगज़ीन, किताबें वगैरह भी रहती थी, क्योंकि उनका फैमिली बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड फैमिली थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, छोटे चाचा स्वर्ण सिंह, यहाँ तक के दादा अर्जुन सिंह, सब के सब बहुत अधिक पढ़ने लिखने वाले थे। घर में उनकी किताबें भी रहती थी, मैगज़ीन्स भी रहते थे, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में। और 1917 में तो शायद नहीं, लेकिन उन्होंने उससे थोड़े साल बाद ज़रूर इनकलाब के बारे में, रूसी इनकलाब के बारे में जाना। यानी आप जानते हैं कि 1919 में हिंदुस्तान का बस्तीवादी हुकूमत ने, कॉलोनियल हुकूमत ने सबसे ज़्यादा क्रूर इनकलाब, क्रूर जुल्म किया था हमारे हिंदुस्तानी स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, आज़ादी की लड़ाई के ऊपर, जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहाँ पे
दुनिया के सबसे क्रूर आदमियों में से एक जनरल डायर ने 10 मिनट की गोलीबारी करके हमारे 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी देशभक्तों को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी थे, उनको शहीद कर दिया था। उस वक्त भगत सिंह 12 साल के थे, लेकिन वो अगले ही दिन, लाहौर से अमृतसर की दूरी ज़्यादा नहीं है, मैंने आप समझ लीजिए जैसे दिल्ली से गुड़गांव है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से JNU है, मैंने समझ लीजिए इससे ज़्यादा दूरी उस तरीके से नहीं है। और अगले ही दिन भगत सिंह वहाँ पे गए थे और वहाँ से खून सनी मिट्टी उसकी लेकर आए थे। तो समझ लीजिए कि तभी से भगत सिंह के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा ऐसा पैदा हुआ था और अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत बहुत छोटी उम्र से भी पैदा हो गई थी, क्योंकि 1907 में जिस साल वो पैदा हुए थे, उसी साल मैंने उनके चाचा अजीत सिंह जो है वो पंजाब में पेजेंट्री का एक आंदोलन चला रहे थे, पगड़ी संभाल जट्टा। उस वक्त की किसानी भी आज ही की तरह कर्जे के बोझ से दबी हुई थी, भले ही आज की तरह वो लाखों की संख्या में खुदकशियाँ या आत्महत्याएं या सुइसाइड्स नहीं कर रही थी, लेकिन कर्जे के दो बोझ में वैसे ही दबी हुई थी। तो उस वक्त लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन चलाया था और उसके चलते अजीत सिंह को पहले बर्मा भेजा गया कैद करके और उसके बाद से जला वतन कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, जिससे कारण वो 38 साल तक विदेश में ही एग्जाइल ही रहे, खासतौर पर ज़्यादातर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। और आज़ादी से मुश्किल से 4-5 महीने पहले मार्च 47 में ही वो हिंदुस्तान आ पाए थे। और हिंदुस्तान जब आए थे तो बहुत उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नासाज थी, बहुत बीमार थे वो, और इसलिए वो मैंने डलहौजी में वो एक सैनिटोरियम में रहे और उसके चलते वहीं पे 15 अगस्त 47 को वो जो है आज़ादी मिलने के 2-3 घंटे बाद ही पंडित नेहरू का भाषण सुन के वो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो वो सुबह 3-4 बजे उनका इंतकाल हुआ था। तो वो इस तरह की फैमिली में से भगत सिंह थे और उनके मन में इस बात को लेकर भी बहुत गुस्सा था, जाति तौर पे भी, कि अंग्रेज़ों ने उनके पूरे परिवार के साथ, उनके पिता भी जेलों में रहते थे, उनके चाचा स्वर्ण सिंह तो 23 साल की ही उम्र में, जो उम्र भगत सिंह के शहादत की थी, उसी उम्र में जेलों में से वो अपना तपेदिक की बीमारी हो गई थी उनको, और उसी तपेदिक की बीमारी में वो 1910 में ही उनका 23 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। तो वो सारी चीज़ें उस भगत सिंह के मन में थी। लेकिन भगत सिंह खाली गुस्सा करने वाले या उस तरीके से मैंने रिएक्ट करने वाले शख्सियत नहीं थे। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें बहुत मैच्योरिटी, बहुत परिपक्वता शख्सियत उनकी बन रही थी, और उसी के चलते उन सब लोगों ने, मैंने दूसरे नौजवान भी थे लाहौर के अंदर, ख़ास तौर पे भगत सिंह का पैतृक गांव तो इधर वाले पंजाब में, जिसको आजकल शहीद भगत सिंह नगर का नाम दे दिया है, खटखट कलां गांव था, लेकिन उनका जन्म वहीं हुआ था पाकिस्तान वाले पंजाब में, लायलपुर ज़िला था उस वक्त, आजकल उसको फैसलाबाद कहते हैं, और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई, ज़्यादातर वहीं रहते थे वो। तो लाहौर में वो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, पहले बचपन में गाँव में हुई थी, और 1921 में मैंने नेशनल कॉलेज खोला था वहाँ पे, लाला लाजपत राय ने खोला था। महात्मा गांधी ने 1921 में जब सत्याग्रह की कॉल दी थी पूरे हिंदुस्तान में, तो उस वक्त उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नेशनल एजुकेशन के लिए भी अपने अपने संस्थान बनाने के लिए कहा था। तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ खुली, जैसे बनारस में काशी विद्यापीठ खुला,
अहमदाबाद में गांधी जी के उसमें गुजरात विद्यापीठ खुला अहमदाबाद में, तो लाहौर में नेशनल कॉलेज खुला। वो नेशनल स्कूल भी था, वो नेशनल यूनिवर्सिटी भी थी। तो उसी में भगत सिंह दाखिल हुए और उस वक्त 21 का जो उनका सत्याग्रह था उसमें भी हिस्सा लिया गांधी जी का। तो उस वक्त मुश्किल से 14-15 साल की उम्र थी उनकी। और चंद्रशेखर आज़ाद थे उस वक्त काशी में पढ़ते, बनारस में, उन्होंने भी उसमें गांधी जी के सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी की जय कहते हुए। तो उनकी पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए थे बहुत भयंकर तरीके से, खूनो खून हो गई थी पीठ उनकी, फिर भी वो महात्मा गांधी की जय कहते रहे थे। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब गांधी जी ने चौरी चौरा में एक हिंसक घटना के कारण अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो ये सारे नौजवान बहुत निराश हुए और इन लोगों को लगा कि अब गांधी जी के रास्ते से हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल सकती, एक नया रास्ता तलाश करना होगा। तो इसलिए वो इनकलाबी रास्ते की ओर मुड़े। और उस वक्त उससे पहले, उनसे बहुत पहले ही हिंदुस्तान में बहुत इनकलाबी तहरीकें, बहुत रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देश के कोने कोने में थी। लेकिन 3 प्रांत, 3 स्टेट्स खास थी उसमें, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। इन तीनों प्रांतों में, तीनों स्टेट्स में, उस वक्त उनको प्रोविंस कहते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनकलाबी तहरीकें पहले से थी। बंगाल में उस समय अनुशीलन समिति, युगांतर वगैरह इनकलाबी ग्रुप थे, यूपी में भी थे। तो श्रीन्द्रनाथ सान्याल, जिन्होंने बंदी जीवन की बड़ी मशहूर किताब लिखी, एक तरीके से सारे इनकलाबी उसको ज़रूर पढ़ते थे, उन्होंने 1923-24 में HRA बनाई, सारे हिंदुस्तान के इनकलाबी ग्रुप्स को इकट्ठा करके। तो अनुशीलन, युगांतर और भी कई जगह ग्रुप थे, तो उसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा और उसका एक मिलिट्री विंग भी बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो उन लोगों ने 25 के शुरू में एक इनकलाबी पर्चा बांटा था, द रेवोल्यूशनरी, पूरे हिंदुस्तान में वो बटा था। तो इस तरीके से भगत सिंह 1921 में या 22 में, अगर वो पूरे आंदोलन में शामिल थे, 1923 में नेशनल कॉलेज में वो दाखिल हुए और 1921 में ही वहाँ पे लाहौर में एक द्वारकादास लाइब्रेरी बनी, जिसे लाला लाजपत राय ने ही बनाया था। अपने घर से 2-3-4 हज़ार किताबें जो उनकी अपनी पर्सनल थी, उसको डोनेट करके, और उसी में उन्होंने फिर बहुत से नई नई किताबें मंगवानी शुरू की। और उन किताबों में समझ लीजिए कि रूसी इनकलाब के बारे में, मार्क्स और एंगल्स के बारे में, लेनिन के बारे में, या उनकी लिखी हुई किताबें। वो लाइब्रेरी, द्वारकादास लाइब्रेरी 1947 तक वहाँ रही और 1947 के बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद, वह लाइब्रेरी हिंदुस्तान लाई गई। कुछ किताबें उसकी लाजपत राय भवन दिल्ली में पड़ी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें फिर चंडीगढ़ जब बना, कुछ देर के लिए वो शिमला में भी कुछ किताबें रही लाजपत राय भवन में, लेकिन चंडीगढ़ में द्वारकादास लाइब्रेरी पुनः स्थापित की गई। ये लाजपत राय भवन ही उसका नाम है और ये 15 सेक्टर में है। मैंने खुद जाके वहाँ वो किताबें देखी हैं, वो किताबें भी देखी हैं जो वहाँ पे, जैसे मार्क्स कैपिटल का सबसे पहला एडिशन जो है वो मैंने वहाँ पे देखा है। बहुत शानदार किताबें उस समय थी। तो भगत सिंह और उनके साथी, मैंने जो लाहौर में थे उस वक्त, तो सुखदेव उनके साथ पढ़ते थे, जो उनके साथ शहीद हुए, और भी बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे, मैंने कि भक्तिचरण वोरा थे वहाँ पे, यशपाल थे जो हिंदी के हमारे बहुत मशहूर राइटर हैं। तो ये सब एक साथ पढ़ते थे वहाँ लाहौर में, कॉलेज में, साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करते थे। तो नाउ ऑल दीज फ्रेंड्स, दे वर एक्चुअली स्टडिंग एंड आल्सो डूइंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो उसी वक्त उन्होंने 24 में ही कहना चाहिए, हालांकि वो 26 में उसको एक फॉर्मल रूप मिला, तो दे फॉर्म नौजवान भारत सभा आल्सो। तो नौजवान भारत सभा भी उनके अध्ययन का ही परिणाम थी। तो उस तरह की जो संस्थाएं हैं
वो यंग इंडिया उसको अंग्रेजी में उन्होंने कल्पित किया था उसका नाम, बाद में उसका नाम नौजवान भारत सभा रखा, लेकिन वो यंग इटली की तरफ पे थी। मैंने उन्होंने मैजनी को, गैरीबाल्डी को और आयरिश रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को, तो वहाँ उन देशों में यंग इटली, यंग आयरलैंड, इस तरह की संस्थाएं थी नौजवानों की। तो वैसे ही उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और साथ ही उस वक्त लाहौर में लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाई जब वो पढ़ रहे थे, साथ ही पंजाब स्टूडेंट यूनियन वो पूरे पंजाब के लेवल पे भी बनाई हुई थी। तो इससे उनका अध्ययन और उनका रेवोल्यूशनरी चिंतन का विकास साथ साथ चल रहा था और उसी में चलते हुए वो कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, इन सब के प्रभाव में भी आए, क्योंकि इन सब की किताबें इस बीच भी पढ़ी और बहुत ज़्यादा किताबें उन्होंने जेल के दौरान भी पढ़ी, मैंने अपने जेल में रहने के दौरान। तो आप जानते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, मैंने 2 काले कानूनों के खिलाफ, और फिर 23 मार्च 1931 को उनकी फांसी हुई थी। तो करीब 2 हफ्ते कम 2 साल से वो जेल में रहे अपनी फांसी तक, और उस दौरान उन्होंने जेल में इतना कुछ पढ़ा कि उसकी पूरी, कहना चाहिए कि एक जेल नोटबुक जो है, उसकी पूरी जेल नोटबुक, ये आप देखिए, ये भगत सिंह की जेल नोटबुक है। ये सब उन्होंने जो किताबें अपना अध्ययन की थी वहाँ पे जेल के अंदर, ये लेफ्ट वर्ल्ड से छपी हुई है, दिल्ली में आराम से आपको मिलेगी, लेफ्ट वर्ल्ड से आप ले सकते हैं इसको। और इसमें उन्होंने करीब 140 के करीब लेखकों का इसमें जिक्र मिलता है, 40-45 से ज़्यादा किताबों का जिक्र इसमें मिलता है जो उन्होंने पढ़ी थी। तो बहुत सारी किताबें थीं वो लेनिन से संबंधित भी थी और लेनिन की अपनी किताबें भी थी। तो आज जब हम ये अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं कि भगत सिंह के ऊपर लेनिन का प्रभाव कैसे पड़ा, कितना पड़ा, और उनकी असल में विचारधारा क्या थी, उनका चिंतन क्या था, माने हु वाज ही एक्चुअली, वाज ही ए मार्क्सिस्ट और वाज ही ए जस्ट रेवोल्यूशनरी और वाज ही ए एनार्किस्ट, व्हाट वाज ही? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, आपके सामने भी ये सवाल आते हैं। आप एसएफआई में काम करते हो, बहुत नौजवानों संगठन है, डीवाईएफआई में काम करते हो, और लोग आयसा में काम करते हैं, आरडब्ल्यूए में काम करते हैं, एएसएफ में काम करते हैं, तो नौजवान भारत सभा में काम करते हैं बहुत सारे लोग। तो सबके सामने ये सवाल अक्सर आते ही हैं। तो मैं आज अपनी इस बातचीत, शुरुआत तो हम कर चुके, लेकिन अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि वो आज के दिन के लिए ख़ास है, लेनिन के हमारे जन्मदिन के लिए, उनको अपना श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सल्यूट करने के लिए, कि 21 जनवरी के आसपास, 1930 के आसपास उनकी अदालत में पेशी हुई थी लाहौर में, जब उनका मुकदमा चल रहा था। और जब भी वो अदालत जाते थे तो दे यूज टू शाउट देयर रेगुलर स्लोगन्स, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। और उस दिन खास तौर पे जब वो अदालत में गए तो अपने गले में सब इनकलाबी लाल रूमाल बांध के गए, लाल रूमाल बांध के गए, और महान लेनिन अमर रहे, लॉन्ग लिव लेनिन, ये उन्होंने नारे लगाए उस दिन। और उन नारों के साथ साथ एक टेलीग्राम उन्होंने मजिस्ट्रेट को पकड़ाई, जो उनका मुकदमा, जो जज थे, और उसमें उन्होंने जो इबारत लिखी और उन्होंने कहा कि ये हमारी टेलीग्राम मॉस्को में भिजवाई जाए थर्ड इंटरनेशनल को। उस वक्त थर्ड इंटरनेशनल अभी थी कायम, और उसमें दुनिया भर की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियाँ शामिल थी, और उस इंटरनेशनल को मॉस्को से सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के उसमें चलती थी। और उस पे उन्होंने जो मैं ये आपको ये भगत सिंह रीडर किताब आप देख सकते हैं, हार्पर एंड कॉलिंस से छपी हुई है। इसमें भगत सिंह की तमाम राइटिंग्स, माने 130, और उनकी जेल नोटबुक
सब शामिल हैं। 700 पन्ने की बड़ी किताब है, इसमें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो लेकिन इसमें आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि भगत सिंह की तमाम राइटिंग जो आज तक उपलब्ध हुई हैं, आज तक हमारे हासिल हुई हैं, तो वो कम से कम 4-5 भाषाओं में पूरे अब मिल रही हैं। मैंने ये अंग्रेज़ी की किताब मैंने आपको दिखाई, और हिंदी में भी 4 वॉल्यूम में वो किताबें छपी हैं, प्रकाशन विभाग से छपी हैं, संस्था साहित्य मंडल से छपी हैं, और उर्दू में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन डिवीज़न है उससे छपी हुई हैं। मराठी में डॉक्टर दत्ता देसाई ने उनको अनुवाद करके छापा है, पंजाबी में भी वो चीज़ें सब उपलब्ध हैं। तो अब हिंदुस्तान की काफ़ी ज़बानों में भगत सिंह की पूरी राइटिंग्स भी मिलती हैं और अधूरी भी मिलती हैं। बंगला में जैसे पूरी नहीं मिलती, जो मैंने आपको ये किताब दिखाई जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स, इसमें खाली जेल नोटबुक ही नहीं है, इसमें उनके 20 और महत्वपूर्ण लेख, जैसे लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स या वाई एम एन एथिस्ट वगैरह, ये सब इसमें शामिल हैं। और तमाम दूसरी ज़ुबानों में, उड़िया में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में तो काफ़ी ज़्यादा शामिल चीज़ें शाया हैं। तो वो सारी किताबें आजकल मिलती हैं। आजकल आप सब नौजवानों को, आपको विद्यार्थी एक्टिविस्ट को, नौजवान एक्टिविस्टों को, आप स्टडी एंड स्ट्रगल कहते हो, लेकिन स्टडी पे आपको जोर देना चाहिए कि आपके हर नौजवान के पास भगत सिंह की राइटिंग हो, भगत सिंह की राइटिंग पढ़े। खाली भगत सिंह का नाम लेने से कुछ नहीं होता। जब तक भगत सिंह को समझा नहीं जाएगा, जब तक उसके विचारों को समझा नहीं जाएगा, तब तक आप उनके विचारों पे अमल करके, उनको ज़िंदगी में ढाल के, तो वो सारा कुछ नहीं कर सकते जो भगत सिंह ने किया या जो आप करना चाहते हो। तो खैर, मैं आपको उस टेलीग्राम को पढ़ के सुनाता हूँ जो इस किताब में से मैं पढ़ूंगा आपको। टेलीग्राम में उन्होंने लिखा, ऑन लेनिन डे वी सेंड hearty greetings to all who are doing something for carrying forward the ideas of the great Lenin. We wish success to the great experiment Russia is carrying out. We join our voice to that of the international working class movement. The proletariat will win. Capitalism will be defeated. Death to imperialism. तो ये उन्होंने अपने पूरे जोश के साथ जो उन्होंने कहा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इस टेलीग्राम में भी जो आजकल नैरो नेशनलिज्म फैलाया जा रहा है, और नैरो नेशनलिज्म के नाम पे जिस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को लिंच किया जा रहा है और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जो हिंदुस्तान के हुक्काम हैं, इसमें वो नैरो नेशनलिज्म के नाम पे, मैंने आज तो वो भगत सिंह को भी लिंच कर देते, तो वो इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। अपने इस टेलीग्राम में भी इंटरनेशनल वर्किंग क्लास की बात करते हैं। तो सच्चा नेशनलिस्ट एक स्तर पे इंटरनेशनलिस्ट भी होता है, क्योंकि इंसानियत सब जगह एक है, वर्किंग क्लास सारी दुनिया में एक है, उसमें काले गोरे, ब्राह्मण शूद्र, छोटे बड़े, इन सब का कोई फ़र्क नहीं है। तो खैर, एक तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता था कि आप इसको ज़रूर ध्यान दें इस बात की ओर। दूसरा, अब मैं आपको बात करना चाहूँगा, फिर वही जेल नोटबुक पे आऊँगा, और उस जेल नोटबुक में मैंने कितनी जगह भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स को, एंगल्स को, लेनिन को, ट्रॉट्स्की को, उस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रॉट्स्की को नापसंद करते होंगे, लेकिन भगत सिंह के जीवन काल तक ट्रॉट्स्की और लेनिन का तो कोई विवाद उस तरह से कभी था भी नहीं, लेकिन ट्रॉट्स्की और स्टालिन का विवाद था। तो ट्रॉट्स्की और स्टालिन के विवाद भगत सिंह के जीवन काल में ये सब नहीं हुए। उस वक्त तक ट्रॉट्स्की रशिया में ही थे, और वो सब चीज़ें बाद में ही उनकी, इसलिए उन चीज़ों की उनको कोई खबर नहीं थी। तो इसलिए ट्रॉट्स्की उस वक्त तक उतना ही, एक कहना चाहिए कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कम्युनिस्ट लीडर था जितने बाकी सारे लोग थे। तो इसलिए उन्होंने ट्रॉट्स्की की किताबों से भी
लेनिन को कोट किया है, क्योंकि ट्रॉट्स्की ने अपनी किताबों में लेनिन को कोट किया है, तो इसलिए उस कोटेशन को भगत सिंह ने भी आगे इस्तेमाल किया है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जेल नोटबुक के बहुत शुरू के पन्नों में आपको एंगल्स की कोटेशन मिलती है, फ्रेडरिक एंगल्स की कोटेशन। नाउ विच कोटेशन फ्रॉम विच बुक्स भगत सिंह कोट्स? नाउ ही कोट्स फ्रॉम टू बुक्स। एक सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपियन, ये एंगल्स की छोटी किताब है, काफ़ी मशहूर किताब है। तो इसमें से उनकी एक दो कोटेशन उन्होंने कोट किए हुए हैं। वैसे जेल नोटबुक में उनकी अपनी राइटिंग कुछ नहीं है। जेल नोटबुक में जो किताबें वो पढ़ते थे उसी के नोट्स लिए हुए हैं। इसलिए तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आपके कई बार युवा छात्र आते हैं वो समझते हैं कि जेल नोटबुक में जैसे भगत सिंह की कोई जेल की डायरी है और उसमें भगत सिंह ने कुछ अपनी तरफ से लिखा है। अपनी तरफ से उन्होंने खाली 30 पन्ने लिखे हैं और उस 30 पन्नों में से कुछ वो एक नई किताब की कल्पना नहीं, योजना कर रहे थे। वो योजना ये थी कि पूरी हिस्ट्री प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेके सोशलिज्म तक दुनिया में कितने तरह के सिस्टम रहे हैं, तो उन सब सिस्टम्स की वो स्टडी कर रहे थे, उनके ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उनकी न्याय व्यवस्था की वो स्टडी कर रहे थे। तो वो उसके सिर्फ नोट्स ही लिए थे उन्होंने, लेकिन उस किताब की वो पूरी रूपरेखा भी नहीं बना पाए थे। लिखने का तो सवाल ही नहीं था, उनके पास वो वक्त ही नहीं था कि वो कर सकते। लेकिन ज़्यादातर जो है उनके नोट्स हैं अलग अलग, और बहुत सारे लिटरेरी नोट्स हैं, शेक्सपियर और दोस्तोवस्की तक के भी नोट्स हैं, टॉल्स्टॉय, टैगोर, इन तमाम तरह के नोट्स उनमें, गालिब के शेर और इकबाल के शेर उर्दू में भी हाथ से, हालांकि वो सारी जेल नोटबुक अंग्रेज़ी में है, लेकिन बीच में 2-4 जगह उन्होंने अपने हाथ से उर्दू में भी कुछ शेर नोट कर रखे हैं। तो खैर दूसरी किताब एंगल्स की जिसमें से उन्होंने अपना उस वक्त नोट्स लिए अपनी जेल नोटबुक में, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। फ्रॉम दिस बुक ही हैज ए लिटिल एक्सटेंसिव कोट्स, 1 or 2 पेजेस ऑफ द कोट्स। नाउ इस तरीके से वो मैंने, और एक बड़ी शानदार आपको चीज़ बताऊं, भगत सिंह की हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत थी, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट सॉन्ग है, आप भी गाते हो बहुत जगह, वो हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं में गाया जाता है, हिंदी में तो हम गाते हैं उसको, उठ जाग भूखे बंदी, ये अराउज द प्रिजनर्स ऑफ स्टारवेशन। तो ये और एक फ्रांसीसी क्रांति का गीत जो था, पेरिस कम्यून का था, वो मार्सेलेस, इन दोनों को अपने हाथ से भगत सिंह ने अपनी खूबसूरत राइटिंग में नोट किया हुआ था हाथ से। मैं आपको इंटरनेशनल दिखाता हूँ, ये आपकी जो जेल नोटबुक जो है लेफ्टवर्ड वाली किताब, इसी के बैक पिछले पन्ने को आप देखिए, इसके पिछले पन्ने में कितनी खूबसूरत तरीके से वो इंटरनेशनल लिखा हुआ है। ये जेल नोटबुक के अंदर भी उन्होंने उसको दिखाया है, लेकिन उसमें मर्सेल्स को भी लिखा हुआ दिखाया है, और लेकिन उन्होंने ये पिछले पन्ने पे खास तौर पे इसको डिस्प्ले किया कि ये दिखा सकें कि भगत सिंह की कितनी, एक तो हैंडराइटिंग भी कितनी खूबसूरत थी। ये देखिए उनके हैंडराइटिंग है भगत सिंह का अपना, तो ये, लेकिन वो कितना शौक से इन सब चीज़ों को पढ़ते थे, गाते थे। आप जानते हैं कि वो तो अदालतों में खूब गाने गाते थे। अब मुझे ये तो ध्यान नहीं है, कहीं मुझे जिक्र नहीं मिला कि उठ जाग भूखे बंदी भी उन्होंने अदालतों में गाया या नहीं गाया, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना और तो बहुत सारे इनकलाबी गीत वो अदालतों में जाके गाते ही थे। तो खैर, तो एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, और दूसरा मैं आपको बुखारन के कोट्स हैं इसमें, निकोलाई बुखारन, वो भी रशियन क्रांति के कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े चिंतकों में थे। उस वक्त उनको, मैंने स्टालिन के वक्त में उनको एक तरीके से निकाल दिया गया था, या लेकिन बाद में उनको रिस्टोर किया गया वगैरह वगैरह, वो बात बहस को अलग रखते हैं। लेकिन हम सिर्फ जो भगत सिंह ने अपने वक्त में उन चीज़ों को देखा, समझा और अपनी जेल नोटबुक में भी नोट किया, उनकी बात हम करेंगे। और उसके बाद से जैक लंडन अंग्रेजी नॉवलिस्ट थे, लिटरेचर का बहुत शौक था उनको, बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते थे और बहुत अच्छा लिटरेचर, मैंने दोस्तोवस्की, टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, जैक लंडन, तो उसमें से बड़ा लंबे कोटेशन उन्होंने गरीबों के बारे में लिए कि गरीबों की ज़िंदगी की क्या हालत होती है,
और उसी में एक कोटेशन जैक लंडन से लेकर उन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा है। आजकल हमारे मुल्क में रिलीजन के नाम पे जो गंदगी फैल रखी है, जो इतना सब नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, जो सब किया जा रहा है, तो रिलीजन के बारे में जैक लंडन से उन्होंने एक कोटेशन लेके कहा, रिलीजन ए सपोर्टर ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। ये जो एक स्थापित निजाम है, इसका वो सपोर्टर है, उसका मददगार है। वो जनता का मददगार नहीं है, वो प्रोलेटेरियत का मददगार नहीं है। खैर, इसके बाद लियोन ट्रॉट्स्की की वो जो किताब से जो कॉलोनियल मालिक था, तो इसलिए उसके बारे में जो भी कुछ उनको मिलता था कि ब्रिटेन किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है कॉलोनियल मुल्कों को, तो वो वेयर इज ब्रिटेन गोइंग उसमें से कोट किया उन्होंने। फिर उसी में से उन्होंने लेनिन की एक जो किताब थी उसका जिक्र किया, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड द रेनिगेड कॉट्स्की। कॉट्स्की जो है वो भगत सिंह के वक्त में ही उसको गद्दार समझा जाने लगा था कम्युनिस्ट मूवमेंट में से, और क्योंकि लेनिन ने वो एक पैम्फलेट लिखा होगा तो उसको उन्होंने कोट किया, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनिगेड कॉट्स्की। इसके बाद फिर लेनिन पे आते हैं और लेनिन अपनी किताब में एंगल्स को कोट करते हैं। एंगल्स को कोट करते हुए लेनिन जो है द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप, माने एंगल्स को कोट करते हुए लेनिन इस बात की स्थापना करते हैं कि प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन क्या है और प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो करते हैं। और इसके बाद फिर वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कोट करते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो आप सब जानते हैं, यू ऑल नो दैट इट वाज रिटन इन 1848, 1848 में लिखा गया था, जिसके का पहला एक्सपेरिमेंट 1871 के पेरिस कम्यून में हुआ था। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट, जैसे हमारे आज़ादी के संग्राम में हम लोग कहते हैं ना कि 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी वो पेरिस कम्यून थी 1871 की, जो खुद मार्क्स और एंगल्स की ज़िंदगी में हुई, उनके जीवन काल में। और लेकिन द सेकंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट was led by Lenin, that was in October 1917. Anyway, तो कार्ल मार्क्स और उनको कोट करते हैं, और फिर ट्रॉट्स्की की एक किताब और कोट करते हैं जिसमें वो लेनिन को उसमें कोट किया हुआ है, वो है लेसन्स ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 17 की क्रांति के सबक। इसमें वो लेनिन को बहुत महत्वपूर्ण रूप में कोट करते हैं ट्रॉट्स्की। तो उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सब उसको जानते हो खूब अच्छी तरह से, वो लेनिन का मशहूर वाक्य है, नाउ और नेवर, कि इनकलाब होगा या तो अब या फिर कभी नहीं। माने एक मोमेंट है जिसको आप अगर मिस कर गए तो वो आपका इनकलाब फिर बहुत पीछे छूट जाता है। तो ये इस चीज़ में उन्होंने ये कहा है, टू हेसिटेट इज क्राइम। अगर आप इनकलाबी मूवमेंट पे हेसिटेट कर गए, अटक गए, तो ये अपराध होगा, ये बहुत बड़ा अपराध होगा कि जो मूवमेंट है। तो आप खुद जानते हैं कि लेनिन ने कहा था कि ना 17 की क्रांति 24 घंटे पहले हो सकती थी, ना 24 घंटे बाद हो सकती थी, उसी क्षण हो सकती थी जिस वक्त लेनिन ने सत्ता पे कब्जा किया, सोवियत क्रांति करके दिखाई। तो ये सब चीज़ें उन्होंने भगत सिंह ने समझी। तो उसमें लेनिन का कोट है, अपॉर्चून मूवमेंट, सीज पावर, यू हैव टू सीज द पावर ऑन एन अपॉर्चून मूवमेंट। तो यू कैनॉट मिस दैट अपॉर्चून मोमेंट। सो वो चीज़ें उन्होंने, कैनॉट डिले इवन फॉर ए डे, यू कैनॉट डिले द रेवोल्यूशन इवन फॉर ए डे। सो यू हैव टू बी रेडी टू मेक रेवोल्यूशन, एंड इफ द टाइम इज राइट यू हैव टू डू इट that very moment. That was the message of Lenin, which has been quoted from Trotsky's book by Bhagat Singh in his jail notebook. इसके बाद फिर वो लेनिन को पेज 121 पे कोट करते हैं, जो विजय प्रसाद और सुधनवा ने जब जेल नोटबुक को थोड़ा रिवाइज किया था तो उसके नोट्स को, तो उसमें उन्होंने पाया कि वो लेनिन के कलेक्टेड वर्स का 30वां वॉल्यूम है जिसमें से उन्होंने ये कोट लिया था।
तो ये था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट। तो किस तरीके से एक कम्युनिस्ट पार्टी को अपने टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। मैंने ड्यूमा में, जिसको रशिया में जिसको ड्यूमा कहते हैं, उसे हम वेस्ट में पार्लियामेंट कहते हैं, इंडिया में भी हम पार्लियामेंट कहते हैं, कि कैसे किस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी पार्लियामेंट में हिस्सा ले और किस वक्त पार्लियामेंट को छोड़े। तो दोनों चीज़ों के बारे में लेनिन ने बहुत सफाई से, स्पष्टता से अपने एक परसेप्शन दी हुई है। तो उसी को उन्होंने भगत सिंह ने भी कोट किया है। तो भगत सिंह के अपने क्रांतिकारी जीवन के ये बहुत बड़े समृद्ध अनुभव है, द वेरी रिच एक्सपीरियंस है। खुद भगत सिंह ने कहा है कि कंप्रोमाइज़ कोई बुरी बात नहीं है, कंप्रोमाइज़ पॉलिटिकल लाइफ में करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने वो लेनिन को भी उसके लिए मैंने एक तरीके से अपना मार्गदर्शक मानते हैं कि कब कंप्रोमाइज़ करें और कब ना करें। तो एक वक्त में लेनिन ने कहा कि ड्यूमा में हिस्सा लेना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी को, और लिया, और दूसरे वक्त में उन्होंने कहा कि नहीं लेना चाहिए, ड्यूमा से बाहर आना चाहिए, और वो आए बाहर। तो एक तरीके से मैंने इस तरीके से उन्होंने एक और कोट बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एंगल्स का अपनी किताब में कोट किया है, जेल नोटबुक में। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है, वो बहुत महत्वपूर्ण कोट है। उसमें उन्होंने कहा है एंगल्स के उसमें से, नेवर प्ले विद द इंसरेक्शन, नेवर प्ले विद द इंसरेक्शन। इंसरेक्शन माने क्रांति की शुरुआत, बगावत, उसके साथ छेड़छाड़, खेल नहीं करना चाहिए। दैट शुड नॉट बी प्लेड विद। उसके लिए यू नीड utmost determination to make the revolution। तो क्रांति करने के लिए बहुत सिरे की गंभीरता और डिटर्मिनेशन चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए। तो इसलिए आप खेल नहीं कर सकते कि आप जो है उसको उसके साथ छेड़छाड़ करें या यू जस्ट फिडल विद इट। तो इसके बाद से जो और बस उन्होंने अपनी जेल नोटबुक के अलावा भी उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण राइटिंग है, मैंने जैसे अदालतों में जो उन्होंने बयान दिए थे, 6 जून 29 की स्टेटमेंट दी थी, वो भी इनफैक्ट जेल के अंदर से ही थी, और वो जब दिल्ली बम कांड के बाद की स्टेटमेंट थी वो। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने फिर जो उनकी लास्ट राइटिंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप सारे SFI या जितने भी दूसरे नौजवान हैं, DYFI या दूसरे संगठनों में काम करने वाले, सबको वो बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। दैट इज लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, दैट इज 2 फरवरी 1931। अपनी फांसी से 1.5 महीने पहले लिखा हुआ जो लेटर है, लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। एक्चुअली दिस इज नॉट ए लेटर, दिस इज द होल रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम। तो भगत सिंह ने रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम बना रखा था, और उस रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम को अगर वो जिंदा रहते तो उसके ऊपर अमल करते। और उसको, क्योंकि अंग्रेज ये बात जानते थे कि भगत सिंह हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग लेनिन ऑफ इंडिया, उनको ये पोटेंशियल भगत सिंह में दिखता था कि भगत सिंह अगर जिंदा रह गया तो ये सिर्फ हमें देश से बाहर ही नहीं निकालेगा, ये हिंदुस्तान में कैपिटलिज्म की भी कब्र खोदेगा, और कैपिटलिज्म की कब्र खोदेगा तो उसके साथ फ्यूडल हेजमनी भी नष्ट होगी और कैपिटलिस्ट हेजमनी भी नष्ट होगी, एंड दिस विल बी ए वर्कर्स एंड पेजेंट स्टेट। सो भगत सिंह विल क्रिएट ए स्टेट ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, जैसा लेनिन ने रशिया में किया था। और लेनिन के रशियन स्टेट से, सोवियत स्टेट से पूरा वेस्ट बहुत डरता था, ब्रिटेन तो खासतौर पर बहुत डरता था, क्योंकि नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, क्योंकि ब्रिटेन का, इंग्लैंड का 60 से ज़्यादा एशिया और अफ्रीका के मुल्कों पे कब्जा था, और सब जगह नेशनल लिबरेशन मूवमेंट छोटे बड़े रूप में चल रहे थे, एशिया में भी, अफ्रीका में भी। और सब जगह के नेशनल लिबरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। साउथ अफ्रीका था और अफ्रीका में दूसरे बहुत सारे मुल्क थे, तो सब में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इसलिए द वेस्ट वांटेड टू क्रश नॉट ओनली रशिया, they wanted to crush the very ideas of revolution, Marxist revolution, Leninist revolution in all these Asian African countries.
That's why they were determined to hang Bhagat Singh. They were determined to hang Bhagat Singh. गांधी जी 100 बार कह लेते, कुछ भी कह लेते, they were not going to leave Bhagat Singh out of it. So because they knew his writing. Because हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ही उनकी राइटिंग बहुत बाद में पता चली, अंग्रेजों को तो उनकी सब चीज़ का पता था। जिस वक्त वो अदालतों में पेश होते थे, उस वक्त के बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार इस तरह की सुर्खियां लगाते थे, रेड स्टॉर्म द असेंबली, रेड स्टॉर्म असेंबली। ना इस तरह की सुर्खियां जब उनको मालूम था, रेड्स जब उनको कहा जाता था, कनाडा के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के तमाम दुनिया के अखबारों में खबरें इसी तरीके की लगती थी कि कम्युनिस्ट स्टॉर्म द असेंबली। तो उनको इस वक्त कम्युनिस्ट कहा जाता था, और इसलिए द ब्रिटिश colonialism was determined not to allow to live Bhagat Singh, because he knew, because he is a potential of, now वो इस लेटर टू यंग पोलिटिकल वर्कर से भी बहुत कुछ साफ होता है, क्योंकि उसमें लेटर टू यंग पोलिटिकल वर्कर्स में भगत सिंह साफ कहते हैं अपने साथियों से बात करते हुए, असल में वो अपने साथियों से बात कर रहे हैं, एक तरीके से संवाद कर रहे हैं। लेटर तो सिर्फ उसका टाइटल है, अदरवाइज इट्स ए कंप्लीट डिस्कशन एंड कंप्लीट प्रोग्राम कि कैसे संगठन होगा, कैसा संगठन होना चाहिए। एक तो बहुत क्लियर कर देते हैं कि जो भी रेवोल्यूशन करेगा वो उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी होगा। दे वांट कि कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि उस वक्त हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी, लेकिन उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की भगत सिंह वगैरह शायद चाहते होंगे। तो वो अपनी तरफ से सोच रहे थे कि वो किस तरह की पार्टी की एक इमेजिनेशन या कल्पना उनके मन में थी। द काइंड ऑफ व्हाट वाज देयर परसेप्शन, देयर परसेप्शन वाज दैट देयर हैज़ टू बी ए कम्युनिस्ट पार्टी टू मेक रेवोल्यूशन। और उसमें ये बात भी बहुत वाजे करते हैं कि हमें लेनिन की जो टर्म है प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, he says that we need professional revolutionaries. That is what he quotes Lenin. उसमें letter to young political workers में it has been mentioned very clearly that we need professional revolutionaries as desired by Lenin. जैसे लेनिन चाहते थे कि जो फुल टाइम रेवोल्यूशनरी हो, जिनके लिए पार्ट टाइम रेवोल्यूशनरी नहीं, जिनके लिए रेवोल्यूशनरी आर्म चेयर रेवोल्यूशनरी नहीं चाहिए कि जैसे मेरी तरह कुर्सी पे बैठ के वो अपना क्रांति की बातें करें। तो मेरे जैसे आर्म चेयर रेवोल्यूशनरी नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो फील्ड में वर्कर्स के बीच, पेजेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, इन सब के बीच जाके काम कर सकें। और जैसा उन्होंने एक अपने दूसरे लेटर में कहा ही है, स्टूडेंट्स कांग्रेस के वक्त में स्टूडेंट्स के नाम संदेश में कहा है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि वो जाएँ कारखानों में, वो जाएँ खेतों में, वो किसानों के पास जाएँ, वो मजदूरों के पास जाएँ, उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको संगठित करें। तो दिस वाज द काइंड ऑफ हिज परसेप्शन ऑफ mass movements to be built by the communists. Militant mass movement. He was for mass movement, but for militant mass movement. Now, उसमें वो और भी ज़्यादा कुछ कहते हैं। उसमें ये भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है लेटर टू यंग पोलिटिकल वर्कर्स में, अडॉप्ट मार्क्सिज्म एज आइडियोलॉजी, अडॉप्ट मार्क्सिज्म एज आइडियोलॉजी, सो फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी। दैट इज व्हाट इज वेरी क्लियर। जो लोग आज भी इस बात को लेकर ये चर्चा करते रहते हैं, whether Bhagat Singh was nationalist, whether Bhagat Singh was leftist, whether Bhagat Singh was rightist, whether Bhagat Singh was this, I always tell them, please go through Bhagat Singh's writings. Whatever you find in his writings, take him that, accept that, because the best person to tell about Bhagat Singh is Bhagat Singh himself. No one else, not even me, not even me. I have just edited his writings. But I cannot say that Bhagat Singh was this. I always say that know Bhagat Singh through Bhagat Singh. So whatever Bhagat Singh says in his writing, that is the most objective form of Bhagat Singh. Not mine, ना खालिस्तानियों के वाला भगत सिंह है, ना निक्कर वालों का भगत सिंह है, ना सफ़ेद टोपी वालों का भगत सिंह है। भगत सिंह वही है जो खुद उसकी अपनी राइटिंग से जाहिर होता है, जो अपनी राइटिंग से वो कहता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। But why don't you accept him like that? The problem is that our Indian ruling classes or our Indian political classes, they want to fit Bhagat Singh to their, अपने खांचे में फिट करना चाहते हैं, अपने खांचे में फिट करके दिखाना चाहते हैं कि भगत सिंह ये है, भगत सिंह नेशनलिस्ट है,
भाई भगत सिंह नेशनलिस्ट किस तरह का है, तो ओके टेल दैट ही इज नेशनलिस्ट, बट सी व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिस्ट ही इज। वो इस तरह का नेशनलिस्ट है जिसने विश्व प्रेम जैसे लेख लिखे, जिसने यूनिवर्सल लव जैसे लिखे हैं, जिसने धारणा ही इंटरनेशनलिज्म की दी है। तो हिज नेशनलिज्म इज नॉट इन कंट्राडिक्शन विद इंटरनेशनलिज्म, ही इज ए नेशनलिस्ट एज वेल एज ही इज एन इंटरनेशनलिस्ट, लाइक मार्क्स, लाइक एंगल्स, लाइक लेनिन। मार्क्स का तो मुल्क जर्मनी था और वह सारी उम्र इंग्लैंड में रह के उन्होंने पूरी सारी किताबें लिखी। तो इसलिए ए रेवोल्यूशनरी इज ऑलवेज एन इंटरनेशनलिस्ट। सो भगत सिंह उस सेंस में उनको मानना चाहिए, देखना चाहिए। एंड यू नो व्हाट शैल आई टॉक मोर अबाउट इट, yes one last thing which I should actually share with you कि भगत सिंह कितने रियलिस्ट थे, हाउ मच रियलिस्ट ही वाज। ये भगत सिंह को कहा जाता है वो आइडियलिस्ट थे, भगत सिंह को कहा जाता है कि वो तो इम्प्रैक्टिकल थे, उनको बहुत चीज़ें जो है ना। द क्वेश्चन इज द रियलिज्म ऑफ भगत सिंह वाज नेवर पुट टू ट्रायल बिकॉज ही वाज हैक्ड। हिज रियलिज्म वाज नेवर पुट टू ट्रायल, हिज रियलिज्म वाज नॉट allowed to be practiced. That is the tragedy. You know, Bhagat Singh, the one who quotes Lenin on a very sensitive subject.